कहाँ से आती है इतनी हिम्मत इन लोगों में? इन लोग में हिम्मत सिर्फ इसलिए आती क्योंकि आज हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करने में अक्षम है। कमीशन खोरी चलती है के साथ में ये बात है कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है, और अपना ही पैसा निकालने में उनको बहुत सारा कमीशन देना पड़ता था ठेकेदार को। ठेकेदार जो क्या करते हैं, लोगों का एटीएम रख लेते हैं और उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। जमकर कमीशन खोरी होती है ठेकेदारों के द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण करने के लिए। कमीशन खोरी जो चल रही है, थोड़ा दादागिरी और गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है। चोरी स्टील प्लांट में इतनी ज्यादा चोरियां आज भी हो रही है, बहुत ज्यादा चोरी होती है। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, करोड़ों की चोरी ऐसी होती है जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। सन 1983 में एक हिंदी फिल्म आई थी मजदूर, जिसमें एक चर्चित गाना था, इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तब माना गया कि ये वामपंथ की विचारधारा वाला गाना था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित बीएमएस के नारे को भी आत्मसात किया गया, जिसमें कहा गया राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ऐसे अलग अलग विचारों से कई यूनियन बने, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी आज भी श्रमिक शोषित हैं, पलायन को मजबूर हैं, उनका जमकर शोषण हो रहा है। ऐसे दौर में एक युवा यूनियन लीडर है, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा जिन्हें विरासत में ये काम मिला। उनके पिता रोबिन दत्ता एक चर्चित नाम रहे। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के हजारों श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले उस यूनियन लीडर का नाम है उज्जवल दत्ता, जो बीएसपी वर्कर यूनियन के अध्यक्ष हैं, एफएसएनएल यूनियन के अध्यक्ष हैं, सेल रिफ्रिजरेटरी यूनियन के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनसे आज मैं गहराई से समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस देश में करोड़ों मजदूरों का किस तरह से शोषण हो रहा है, और अंदर खाने की वो बातें जिसे आपको जानना समझना जरूरी है। ठेका श्रमिकों के बीच कुछ विदेशी ताकतें भी लगी है, धर्मांतरण का खेल भी चल रहा है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। गहराई से हम समझेंगे कि आखिर माजरा क्या है, भिलाई स्टील प्लांट में आखिर क्यों गहराई से सर्वे हो रहा है। वो भिलाई स्टील प्लांट जिसका आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सीधे उज्जवल दत्ता से बात करता हूँ। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रबोध में। आपके बारे में जो मैंने बातें बताई, गहराई से जो हमने समझा, पूरा देश भी इसे देख रहा है, आम जनता इसे समझना चाह रही है। आमतौर पर श्रमिक यूनियन के बारे में अंदर खाने की बातें कम बताई जाती है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा खोल के बताएंगे कि यदि ठेका श्रमिकों को 15-17 हज़ार मिलना चाहिए, तो आखिर क्या कारण है कि ऑनलाइन के ज़माने में भी भिलाई स्टील प्लांट में 12-13 हज़ार मिलता है। ये पैसा बीच का 3-4 हज़ार एक श्रमिकों को, हजारों श्रमिकों को इस तरह से करोड़ों रुपए खाया जा रहा है। क्या चल रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका सिर्फ मैं एक शब्द में उत्तर दूंगा कि जो श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है उसका मुख्य कारण है भय, और भय है काम से निकालने का भय। और यही भय यहाँ काम करता है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। जो श्रमिक आवाज़ उठाता, जो श्रमिक यूनियन में आता, जो श्रमिक यूनियन के साथ खड़ा होता है, उसको तुरंत काम से निकाला जाता है। आप देखिए कि इन ठेकेदारों की जो हिम्मत और ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अभी एक नया ठेका आया है, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी श्रमिक अगर किसी यूनियन से जुड़ेगा, सदस्य बनेगा, और अगर कोई भी श्रमिक किसी भी प्रकार की मांग या किसी प्रकार के अपने हक की बात करेगा, उसको तुरंत कार्य से वंचित कर दिया जाएगा। और उसको लेकर मैंने तत्काल एक पत्र हमारे बीएसपी ये नियम आया हुआ है, ये नियम उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया, मतलब ठेकेदार ने बनाया, हाँ, बनाया भारत के कानून के विपरीत जाकर, और उन्होंने साइन ले रहे हैं वो ठेकेदार श्रमिकों को। खोल के नाम बताएंगे उसका। हाँ, वो जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन है, कहाँ का है, और ये रायपुर का है, और ये यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवरों का काम लेने आए हैं, और इन्होंने ये काम लिया है, और ये वही नहीं और कई लोग ले रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की जो बात है कि हमारे यहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो हमारा श्रम जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर जिसको काम करना है, हमने तत्काल उसको ईमेल किया, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत इन लोगों में? इन लोग में हिम्मत सिर्फ इसलिए आती क्योंकि आज हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करने में अक्षम है, वो कार्रवाई नहीं करता। हम लोग जब कोई शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं करता। क्या वहाँ भी कमीशन खोरी चलती है? नहीं, वहाँ पे कमीशन खोरी चलती है के साथ में ये बात है कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है, और इसीलिए आज श्रमिकों की ये बुरी स्थिति है। आज अगर श्रम लेबर कमिश्नर, देखिए हम आपको 2-4 बात बोलना चाहते हैं इसके बीच में। हमारे यहाँ पर पहले लोग पीएफ निकालने के लिए पैसा देते थे इसको ठेकेदार को, और अपना ही पैसा निकालने में उनको बहुत सारा कमीशन देना पड़ता था ठेकेदार को। लेकिन जब माननीय मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि आज आदमी सिर्फ कोई भी चॉइस सेंटर में जाता है और उसको 10 रुपये भी खर्चा नहीं होता, पीएफ वो अपना पैसा निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि
ऑनलाइन पेमेंट करना है लेबर को, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, लेकिन ठेकेदार जो क्या करते हैं, लोगों का एटीएम रख लेते हैं और उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। एक ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार के बारे में जानकारी मिली जो कि किसी दूसरे ठेकेदार के नाम से आज भी करीब 4000 लेबरों की सप्लाई भिलाई स्टील प्लांट में करता है। प्रत्येक लेबर का कम से कम 3000 रुपए वो चोरी करता है। हर महीने की ये चोरी 4000 लेबर की होती है। 1 करोड़ 20 लाख का ये पूरा घपला होता है। पैसों का बंदरबाट होता है। ये पैसे कहाँ जाते हैं, इस पर गहराई से पड़ताल चल रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ गहरी बातें हमें पता चली है उज्ज्वल दत्ता जी के बारे में, जो कि लगातार इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि जो बाहर से श्रमिक लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का भी शिकार हो रहे हैं और ऐसे श्रमिकों को भी खोजा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है शासन की ओर से, जिनके ऊपर पूरी आशंका है कि वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं। इस बारे में क्या सच्चाई, क्या मैं आपको बताता हूँ, ये रोहिंग्या की बात तो अभी अभी पेपर में छपी है कुछ दिन पहले। उसके बाद हमको एसपी साहब ने अपने वहाँ पे बुलाया था सारे यूनियनों को, उन साथ बैठक भी की थी सेक्टर कोतवाली थाने में। लेकिन इसकी शिकायत हमने करीब करीब 2 महीने पहले ही जाके थाने में दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं होने की आशंका हो रहा है और कुछ लोगों की जांच की गई। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो बाहर से जो आदमियों को यहाँ बुलाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर सरकार की नीति है, माइग्रेशन एक्ट के तहत श्रमिकों को जो है उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, माइग्रेशन एक्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहिए हर ठेकेदार को, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया। और उसके बाद उस कारण से क्या हुआ कि श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन। अच्छा, कितने लोग पकड़ में आए अभी तक? जो जांच की बात आ रही थी, जो चिन्हित किए गए थे बांग्ला भाषी थे, उसमें काफी पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं। जिन लोग, जब पुलिस ने टाइट किया, कड़ाई किया, तो अब सब अपने आप नौकरी छोड़ के सब यहाँ से चले जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वो पकड़ाई में नहीं आ रहे क्योंकि सबके सब यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, आपने खुद देखा होगा भिलाई के अंदर जो फल्ली बेचते थे चारों तरफ में, अचानक से वो गायब हो गए। जो चाय की केतली लेके घूमते थे, अचानक से गायब हो गए। इसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी जो श्रमिक रोहिंग्याई से जुड़े हुए थे वो भी अचानक से गायब हो गए। ये एक मिशन है, एक बहुत बड़ा संगठन इसमें जुड़ा हुआ है जो उनको निर्देशित करता है कि कब यहाँ रहना है और कब गायब होना है। तो वो गायब हो गए हैं। अब उसके बाद जांच करने का काम तो पुलिस का। कुछ धर्मांतरण की बातें भी सामने आ रही, कुछ मिशनरियां लगी हुई है इसमें। धर्मांतरण जो है श्रमिकों का, श्रमिक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका धर्मांतरण करने से 2-4 प्रकार का लाभ होता है। कारण क्या है? भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा जगह है जहां पर सभी सभी गांव के लोग यहां बैठे हैं। एक भी व्यक्ति को अगर आप धर्मांतरण करवा देते हैं तो पूरा का पूरा वो गांव को जहाँ पे इफेक्ट करता है। और ये श्रमिक जो है कमजोर वर्ग है और इनको धर्मांतरण कराना बहुत आसान है। और धर्मांतरण के खिलाफ अगर सच में मुहिम चलाना है जो छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमको श्रमिक बेल्ट में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोच है और मैं इस दिशा में काम करता हूँ। आपको यहाँ आमंत्रित करने से पहले हमने कुछ जानकारियाँ जुटाई थी आपके बारे में कि आप पहले अजीत जोगी जो है कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके आप करीबी थे। आपको काफ़ी सुदूर अंचल में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। और एक जानकारी और मिली आपके बारे में कि आप विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े हुए। तो ये जो मैं धर्मांतरण का विषय बता रहा था, कहीं ना कहीं मिशनरियाँ यहाँ काम कर रही है। तो अजीत जोगी के साथ जब आप काम कर रहे थे, खुद वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, क्या तब से लेके अब तक आपको कुछ ऐसा लगा या कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे जो आपने सार्वजनिक जीवन में महसूस किया? नहीं, देखिए, अजीत जोगी के साथ जो हम लोग जुड़े हुए थे वो एक बहुत बड़े प्रशासनिक क्षमता के और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्होंने IAS IPS एग्जाम को अकेले पार किया था। मेरा एक दौर रहा उस दौर में कि जब मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर में 7 दिन इन मिशनरियों के साथ मेरे को बिताने का मौका मिला। तब मैं छत्तीसगढ़ के एशिया के सबसे बड़े चर्च कुनकुरी में मैं 3 दिन रहा और मैंने तब ये महसूस किया कि मतलब कि इस छत्तीसगढ़ को अगर बचाना है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है तो वो धर्मांतरण है। और छत्तीसगढ़ को अगर बचाना है तो आपको, हमको सबको धर्मांतरण के खिलाफ एक जनजागरण मुहिम तय भिड़ना पड़ेगा। हमको ध्यान देना पड़ेगा हर उस आदमी को, उस गरीब आदमी की तरफ जिसके पास कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आना जाना कर रहा है तो वो क्यों आना जाना कर रहा है। ये ही बात अगर आप ध्यान देंगे, अपने मोहल्ले को सुरक्षित करें तभी सुरक्षित होंगे। तो वैचारिक रूप से आप प्रतिबद्ध रहे, कहीं ना कहीं अजीत के साथ जुड़े रहे। आज आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका झुकाव हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ही एक अनुषंगिक दूसरा एक संगठन है BMS, वो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा है। ऐसे में आपने अपना एक अलग यूनियन बनाया, बल्कि आप कई 4-5 यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के एक अलग अपना श्रमिक यूनियन लीडर के रूप में अपनी आप इमेज को बिल्डअप कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं? देखिए, मैं तो श्रमिक यूनियन में लीडर पहले से हूँ, भाजपा में तो मैं बाद में आया हूँ।
भाजपा में आए हुए मेरे को 15 साल हो गए, और जब मेरे को ये बात हुई कि मैं माननीय सांसद विजय बघेल जी के साथ जुड़ा और उनको मैंने महसूस किया और उनके साथ रहा, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये हमारे बीच में हमारा जो मेरा मूल उद्देश्य है लोगों का भला करना, उस काम में इनका बहुत सहयोग मिलेगा, मिला भी। हमारे यहाँ पे जो श्रमिकों की जो रिटायरमेंट आयु 58 साल थी, उनको सांसद विजय बघेल जी के साथ बैठ के हमने ये तो ठीक है, कराया। आप जिस लीडर से जुड़े हैं उनकी आप तारीफ करेंगे, आपको ऐसा करना भी चाहिए। और चूंकि विजय बघेल के बारे में एक निर्वात छवि क्या व्यक्तित्व सामने आता है, इनके बारे में कोई ऐसी विवादित बातें नहीं पता चली। हम जब पड़ताल कर रहे थे हमें पता चला कि 19 साल वो भिलाई स्टील प्लांट के खुद वर्कर रहे और उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी सद्भावना है। इसे हम आगे किसी एपिसोड में समझेंगे, लेकिन अंदर खाने की कुछ बात मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, जमकर कमीशन खोरी होती है ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों का, ठेका श्रमिकों का शोषण करने के लिए। मौजूदा दौर में करीब 14,000 ठेका श्रमिक भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत है और करीब 10,500 के आसपास रेगुलर कर्मचारी हैं, और गेट पास प्रतिदिन 20,000 लोगों का बनता है, जो एक्स्ट्रा 6,000 लोगों का पास बनता है। उस पर भी बारीकी से जांच होनी चाहिए, गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। एक बात मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, भिलाई स्टील प्लांट में आज 7.5 मिलियन टन इस्पात बनाने की क्षमता है, जो शीघ्र ही बढ़कर 14 मिलियन टन हो जाएगी। 2029 के लिए दावा किया जा रहा है कि इससे भी कहीं ज़्यादा 19 से 20 टन की क्षमता की ओर भी भिलाई स्टील प्लांट आगे बढ़ेगा। ऐसे में जो काफी बदलाव हो रहे हैं, मशीनीकरण हो रहा है, रोजगार के रूप में नौकरियां चले जाएगी, तो आप कैसे देख पा रहे हैं कि जो बचे कुचे श्रमिक हैं उनके साथ कितना अहित हो सकता है। क्या मशीनीकरण से क्या वास्तव में नौकरियां जाएगी, या कुछ और आयाम आपको लगता है कि इसमें खुल करके सामने आने वाले? पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बोला है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कमीशन खोरी और वो चल रही है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं कि कमीशन खोरी जो चल रही है, थोड़ा दादागिरी और गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ प्लांट के अंदर में कुछ ठेकेदारों के। और विशेषकर देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारे भिलाई स्टील प्लांट में पहले छोटे छोटे काम दिए जाते थे, अब क्या कर रहे हैं वो क्लब करके बड़े बड़े काम, एक काम को बड़ा बना के ठेका दिया जा रहा है। उससे बड़ी बड़ी पार्टियां आ रही है जो किसी का सुनना नहीं चाहती, जो किसी को मानना नहीं चाहती, ना लेबर यूनियन को मानती है, ना वो प्रबंधन को भी गिनना चाहती, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, उनके यहाँ के छोटे मोटे अधिकारी को भी अपने में गिनना नहीं चाहते हैं। इस कारण से उनकी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो लोग 14 एक श्रमिक से 12 घंटा 14 घंटा काम करा ले रहे हैं और पेमेंट दे रहे हैं 8 घंटे का, और डंकी की चोट पे हमने उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। समझाएंगे ताकत कैसे? ताकत मन उनके पास पैसे की ताकत भी ज्यादा है, और उनका जो है हर प्रकार से उनके पास सिस्टम ज्यादा है, इसका लाभ वो लोग लेते हैं। और क्या आप कुछ मसल पावर की बात कर रहे हैं? आप ये मसल पावर के साथ ही साथ क्या है, उनका सिस्टम में भी ताकत ज़्यादा है, उनकी जोर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप भले हमारे सांसद जी के लिए आप बोल रहे हैं कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं तो कई सालों से श्रमिक फील्ड में हूँ और कई सालों से पॉलिटिकल फील्ड में हूँ। मैं तो पहली बार कोई ऐसा लीडर देखा सांसद को जो कम से कम श्रमिकों की मांग को लेकर हमारे साथ खड़ा हो जाता। आपको नहीं मालूम होगा, हमारे यहाँ जब 400 श्रमिकों को सेल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट में निकाला गया एक साथ ऐसी ठेकेदारों द्वारा, और मैंने सांसद जी को बुलाया तो गेट में आके खड़े हुए, उसके चलते 400 श्रमिकों का रोजगार लगा। वो घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हम काम करते हैं, गहराई से समझते हैं, कुछ अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। मैं कई बार अपने विश्लेषण में इन बातों को कह चुका हूं। आज गहराई से हम समझ रहे हैं ऐसे विषयों जिन्हें आम दर्शकों तक कम पहुंचाया जाता है। अंदर खाने की कुछ बातें हैं जिस पर आप थोड़ा मुझे खोलकर बताइए। आप थोड़ा टाल गए, क्या इतनी मनमानी करने वाले मैनेजमेंट को मैनेज नहीं करते होंगे आपको लगता है? देखिए, मैनेज करते हैं तभी वो टिके हुए हैं, लेकिन बात यह है कि अब प्रमाण तो है नहीं, लेकिन बात ऐसा है कि इसमें हो ये रहा है कि अब तरबूजा चाकू में गिरे, चाकू तरबूजे में गिरे, नुकसान तो तरबूजे का ही हो रहा है, नुकसान श्रमिक का हो रहा है। और ये बात आ रही है, अब इसमें कार्रवाई करने के लिए अब मैनेजमेंट ने एक नया रास्ता लाया कि चूँकि आपने बोला कि गेट पास बहुत ज़्यादा बन रहे, उस हिसाब से श्रमिक नहीं है, उसके लिए उन्होंने बायोमेट्रिक इंजेक्ट किया है कि प्लांट में ठेका श्रमिकों का भी बायोमेट्रिक लगाया जाए, जिससे पता चले कि एज एक्चुअल कितने श्रमिक जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेंगे कि उसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या। ठेके का साइज कितना होता होगा? 300 करोड़, 400 करोड़?
देखिए, जो भिलाई स्टील प्लांट का जो बजट है वो हमारे राज्य सरकार के बजट के आसपास रहता है, तो बहुत बड़ा लेवल में काम होता है, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े बजट यहाँ पर आते हैं कि बहुत बड़े लेवल में काम है। लेकिन क्या होता है कि उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि श्रमिक बेल्ट के लोग हैं, हमारा सिर्फ जो लिमिट दायरा है वो दायरा है श्रमिकों को उनका मूलभूत अधिकार दिलाना, और हम उसमें लगे रहते हैं। अगर भिलाई स्टील प्लांट की मैं समृद्धि की चिंता करूं तो महसूस किया जाएगा कि सन 1956 के बाद से, जब से भिलाई स्टील प्लांट का शनय शनय उदय होता रहा, रशिया के साथ मिलकर भिलाई स्टील प्लांट ने जो एक नव निर्माण किया, भारत के नव निर्माण में जो भिलाई स्टील प्लांट का योगदान रहा, भिलाई स्टील प्लांट के विकास को अवरुद्ध करने में किसी एक बड़ी समस्या यदि मैं पूछूंगा तो आप किसे बताएंगे? चोरी को बोलूंगा। चोरी भिलाई स्टील प्लांट में इतनी ज्यादा चोरियां आज भी हो रही है, बहुत ज्यादा चोरी होती है, और चोरी ही है जो भिलाई स्टील प्लांट को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान। देखिए, इतना दमदार CISF है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, विजिलेंस है, सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं, तो अब कैसे कह सकते हैं? तभी दुर्भाग्य है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। अगर मैं कहूंगा कि कोई चीज़ है जो भिलाई स्टील प्लांट को बहुत क्षति पहुंचा रही है और भिलाई स्टील प्लांट को बहुत नुकसान कर रही है, जिसके कारण भिलाई स्टील प्लांट को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, तो सिर्फ वो चोरी है। मैं घटना मुझे याद आती है, यहाँ सांसद हुआ करते थे, 4 बार के सांसद थे दुर्ग के, ताराचंद साहू। काफी लंबे समय तक मैं खुद उनका प्रवक्ता रहा। पवन लाखोटिया नामक एक ठेकेदार उन्हें रिश्वत देने आया था, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस से की और रंगे हाथों वो रिश्वत देने वाला ठेकेदार पकड़ा गया। तब हमने गहराई से पड़ताल की, तब भी हम पत्रकारिता से जुड़े थे। पता चला कि भिलाई स्टील प्लांट में इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को मैनेज करने की कोशिश होती है, रिश्वतखोरी होती है, छोटी मोटी रकम नहीं, मामला लाखों से कहीं आगे करोड़ों तक होता है, और सुरक्षा में लगे हुए CISF को भी मैनेज करने की कोशिश होती है। फर्जी गेट पास के मुद्दे को तो हम समझ रहे थे, कुछ गाड़ियां भी निकलती है जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का बेशकीमती लोहा, तांबा, पीतल और दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट्स वगैरह ले आते हैं। इसमें क्या सच्चाई है और क्यों नहीं रुक पा रही है चोरी, इस बारे में बताएंगे थोड़ा मुझे? नहीं, देखिए, मैं तो आपको बताया भिलाई स्टील प्लांट की मुख्य समस्या चोरी। इसका समाधान बताइए। रुक नहीं पाने का मेन कारण, देखिए, जैसे श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है उसका मुख्य कारण भय है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो चोरियां हो रही है वो भी भय। कारण ये है कि भिलाई स्टील प्लांट के जो मैक्सिमम चोरी तो रिपोर्ट ही नहीं होती, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। करोड़ों की चोरी ऐसी होती है जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, जिसमें थाने में जाके केस तक दर्ज नहीं कराया जाता है। कारण ये है कि जो अधिकारी और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम केस दर्ज करेंगे, हम जाके वहाँ बोलेंगे तो कहीं हमको ना पेशी में जाना पड़े, हमको परेशानी ना हो, इसी डर से वो लोग जो है केस नहीं करते। तो इंटरनल ऑडिट तो होता होगा कि भाई माल कहाँ चले गया? नहीं, माल कहाँ चले गया इंटरनल ऑडिट होता है, लेकिन वो जो भी होता है, परंतु वो मैनेज होता है जो भी होता है, पर वो चोरी हो के मैक्सिमम चोरी के तो रिपोर्ट नहीं होते हैं। मान के चलिए कि अगर 100 चोरी होती है तो उसमें से 12-14 की ही रिपोर्ट होती है, बाकी की नहीं होती है। आपने खुद देखा होगा कि कई माल ऐसे हैं जो चोरी के बाद पकड़ा गया, उसको लेने के लिए कोई दावा नहीं कर रहा है। यहाँ पर होंगे, थाने पट्टी थाना जाइए, दूसरे थाने में जाइए, आपको मिल जाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट से अपनी रोजी रोटी बनाकर बड़े उद्योग लगाने वाले लोग ही इसे घुन की तरह धीरे धीरे खोखला करते रहे, और यहाँ का मेहनत का श्रमिक जिंदगी भर अपनी नौकरी और अपने खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को खड़ा करता रहा। यूनियन की एक अहम भूमिका रही, सुरक्षा बलों की अपनी अहम भूमिका रही, मैनेजमेंट भी अपना काम करता रहा, लोग रिटायर होते रहे, धीरे धीरे नौकरियां कम होती गई। ऐसे बदले हुए हालात में भिलाई स्टील प्लांट आज भी भारत के नवनिर्माण में लगा है। भिलाई स्टील प्लांट के कारण हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। सही अर्थों में भिलाई स्टील प्लांट की जो रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी, और देश के नवनिर्माण में यूनियन की एक अहम भूमिका होगी। आज उज्ज्वल दत्ता जी से महत्वपूर्ण बातें हुई, अंदर खाने की कुछ चर्चा हुई। बेहद संक्षिप्त चर्चा में आपको समझ में आ गया होगा कि भारत कहाँ खड़ा है और आने वाले दिनों के लिए सिस्टम से आम जनता की कितनी गहरी अपेक्षाएं रहेगी। उज्ज्वल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द ही आपको कुछ और नए मामले से जोड़ूंगा और कुछ बड़ी बातें उजागर होगी। राजपूत आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।